पार्ट 1 की वीडियो अलाउद्दीन खिलजी की देखकर ही आप लोग पार्ट 2 देखें, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको ये पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कुछ बता चुका है। वहाँ से जो बचा हुआ था उसी को इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिससे आप लोग को देखने में और मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है। शासन काल में जो है बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस लेखक पैदा हुए, जिसका नाम था, मतलब पैदा नहीं, उनके शासन काल में उन्होंने समय व्यतीत किया। एक का नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। और दूसरे का नाम था हसन देहलवी। अमीर खुसरो का इसमें अक्सर जिक्र किया जाता है। अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही दिमागदार थे। तो अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। अभी भी क्वेश्चन पूछता है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो साहब को। अमीर खुसरो जो है, एक बार इनकी जिंदगी से जुड़ी एक कहानी बता दे रहा हूं मैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग है। अमीर खुसरो साहब जो है एक बार जाते हैं कुएं में पानी पीने। मैं हाई स्कूल में शायद इसको पढ़ा था, हिंदी में लिखा हुआ था। ये जाते हैं अमीर खुसरो साहब एक दिन कुएं में पानी पीने। वहां पर 4 औरतें रहती हैं, कहती हैं हम आपको पानी नहीं पीने देंगे, पहले एक आप हमको क्या शायरी सुनाइए बना के। एक औरत किस चीज का जिक्र करती है? ढोल का, एक चरखे का, एक कुत्ते का। ढोल, चरखा, कुत्ता और खीर, 4 औरतें फरमाइश करती हैं कि हमको इस चीज पर शायरी सुनाइए, तभी हम आपको पानी पीने देंगे। अमीर खुसरो तो पहले से प्रतिभाशाली थे। वो क्या करते हैं, चारों औरतों को, चारों टॉपिक को एक ही मिसरे में एक ही मिसरे में जोड़ करके बना देते हैं। वो क्या बताते हैं? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मतलब चारों औरतों का उन्होंने जो बताई, टॉपिक बताई, उसको एक ही मिसरे में बना दिए, जिससे वो औरतें बहुत खुश हुई और उनको पानी पीने दिया। और उसी तरह हसन देहलवी है, लेकिन खैर इनका अपना जिक्र नहीं आता है। अमीर खुसरो ऐसे शायर थे जो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के शासनकाल में, मतलब 7 साल रहे। 8 सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए, और इनके आसपास वाले 8 सुल्तान के शासनकाल में इन्होंने देखा। ऐसे पहले शायर थे और वर्ल्ड फेमस शायर थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो अमीर खुसरो जो बनाई गई इमारतें हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो सबसे मेन है अलाई दरवाजा। क्या है? अलाई दरवाजा है, और सीरी फोर्ट है एक, और एक क्या था इसके द्वारा बनवाया गया? हजार खंबा महल। हजार खंबा महल, ये इनके द्वारा 3 चीज बनवाया गया था। ठीक, बनवाया गया बहुत ही, लेकिन 3 चीज मेन है। इनकी जो है उत्तर भारत की विजय हो गई थी। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय इनमें जो है दक्षिण भारत, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि इनके जो गुरु थे मलिक उल मुल्क, उन्होंने क्या कहा, आप पूरे भारत पर ही राज कीजिए, पूरा भारत इतना बड़ा है कि आपका साम्राज्य बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो वो दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान करते हैं, और दक्षिण भारत की तरफ इनकी जितनी भी युद्ध हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर बहुत ही बहादुर, बहुत ही कुशल योद्धा था। ये जितनी दक्षिण भारत की विजय है, बहुत दक्षिण भारत का इनका युद्ध हुआ, लगभग 11-12, लेकिन मैक्सिमम में कौन नेतृत्व किया? सेना था मलिक काफूर ने किया। मलिक काफूर ने, इसको खरीदा गया था कितने में? 1000 दिनार में। इसको खरीदा गया था 1000 दिनार में। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। नुसरत खान ने गुजरात के विजय के दौरान इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है 1000 दिनारी। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। और मलिक काफूर को लेकर भी इतिहासकार में बहुत से विवाद हैं। उसको लोग बहुत खराब, मतलब बहुत ही खराब लक़ब दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको लोग गुलाम कह रहे हैं। गुलाम मतलब ऐसा नहीं कि जो आज के गुलाम थे, पहले के गुलाम राजा की तरह होते थे। जिस तरह मोहम्मद गोरी को गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने उसकी पूरी सत्ता थमा देते थे, अपने बेटों से ज्यादा गुलाम को मानते थे। बस सिर्फ नाम है गुलाम, लेकिन काम क्या था? बादशाहों वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? गुलाम ही थे। उनको क्या पूरा देश भारत का सत्ता थमा दिया था मोहम्मद गोरी ने। तो उसी तरह मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी सेनाओं का सेनापति बना दिया था। बल्कि क्या था, ये भी खरीदा गया था बंदा, लेकिन क्या था, इन्होंने इसको सेनापति बना दिया। और दक्षिण भारत का सभी का सेनाओं का नेतृत्व इन्होंने किया, और हर जंग जीती। एक भी जंग मलिक काफूर ने हारी नहीं। बहुत कुशल योद्धा था। और मलिक काफूर के बारे में हो गया, दक्षिण भारत में इसने 1309 ईस्वी से 1311 ईस्वी के बीच में 2 आक्रमण किए। 1309 से 1302 में 2 आक्रमण। एक युद्ध बहुत फेमस है, वारंगल का युद्ध। वारंगल का युद्ध जो इस समय आधुनिक में तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। कहाँ पर? तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। इसने वारंगल के जो उस समय शासक थे
रुद्र प्रताप देव थे। क्या नाम था? रुद्र प्रताप देव। उसमें वारंगल के बादशाह थे, शासक थे। तो जब ये हमला किए, वो युद्ध हुआ दोनों में, रुद्र प्रताप देव क्या हुए? पराजित हो गए, हार गए। फिर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और भी बहुत सारे हीरे जवाहरात, पैसे वगैरह, सोने के सिक्के, इनको क्या किया? मलिक काफूर को भेंट किया। हारने के बाद तो रहता है ना, कुछ संधि होती है, फिर भेंट किया। फिर मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा और सब कुछ लाके अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष पेश किया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी उससे और भी खुश हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। फिर इसका दो युद्ध हुआ ना, 1309 से 1311 के बीच में 2 आक्रमण किए। एक तो ये हो गया वारंगल का, और दूसरा इसका हो गया मदुरै, जो कि विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है मदुरै में, मीनाक्षी मंदिर। इसका जिक्र अक्सर आता है। तो यहाँ पर मदुरै में इसने आक्रमण किया। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहीं पर मीनाक्षी मंदिर है, तमिलनाडु में है। प्रथम ऐसा बार था कि मुसलमानों की सेना, मतलब दिल्ली सल्तनत के कोई सुल्तान की सेना भारत में दक्षिण के छोर तक पहुंच जाए, और वहां पर इन्होंने हमला किया और जीता। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का समस्त भारत पर राज हो गया था, समस्त भारत पर राज हो गया था। 300-400 साल के अंतराल में समस्त भारत पर इतना बड़ा मतलब साम्राज्य विस्तार किसी बादशाह ने नहीं कर पाया था जितना कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था, जो कि आज के भारत से भी बड़ा था। उस समय पाकिस्तान जो अलग हो गया, भारत में आता था, और जो भूटान हो गया, बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब किस में आता था? भारत में आता था। सभी अखंड भारत का अकेला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी सबसे अधिक फेमस हुए। इनकी बाजार नियंत्रण विधि जो है बहुत ही अधिक वायरल हुई, बहुत ही अधिक फेमस हुई, क्योंकि इनकी नीति जो है बहुत ही अच्छी। विद्वानों ने इनका काफी अच्छा जिक्र किया, बर्नी जैसे लोगों ने इनकी काफी तारीफें की हैं। तो बाजार नियंत्रण में इन्होंने क्या किया? 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में। एक को बांट दिया खाद्यान्न में, एक को बांट दिया खाद्यान्न में, दूसरे को कीमती वस्त्रों में, और तीसरे में गुलाम हो गए, पशु और घोड़े। गुलाम, पशु और घोड़े के लिए तीसरा वाला हो गया, ठीक। तो इन्होंने 3 पार्ट में बाजार को बांट दिया, और तीनों के एक एक उच्च अधिकारी घोषित कर दिए। तीनों के एक एक उच्च अधिकारी, जिसको क्या कहते थे? सहना। उच्च अधिकारी को कहते थे सहना, मतलब अधीक्षक। क्या? अधीक्षक। सभी का उच्च अधिकारी होता था, और बाजार में उसका पूरा नियंत्रण होता, मतलब खाद्यान्न जिसमें खाने पीने वाली सभी चीजें होती थी, और कीमती वस्त्रों में सभी वस्त्र होते थे, और गुलाम, पशु, घोड़े में जो गुलाम बिकते थे, और जितने पशु हो गए, भेड़, बकरी, सब कुछ, इसमें अलग बाजार लगती थी। और सभी की निगरानी स्वयं कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं करता था। और उसकी एक शासन, एक बात थी, बाजार नियंत्रण में उसने हर एक चीज का रेट फिक्स कर दिया। कोई भी दुकानदार 1 भी रुपया, 1 भी पाई रेट बढ़ाकर नहीं बेच सकता था। उसका था, उसने उसके लिए खुफिया विभाग चालू किया, जिसको आज CID कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला वह शासक था जिसने खुफिया व्यवस्था चालू की, जो आज CID कहते हैं। खुफिया व्यवस्था चालू की और लोगों को मार्केट में भेजे रहता था, जिससे लोग अगर चोरी करें या गलत नाप तोल करें या गलत रेट में बेचें तो उसकी सीधी शिकायत अलाउद्दीन खिलजी पहुंच जाती थी, उससे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी। ये हो गया हमारा अलाउद। हाँ, और एक चीज इसकी और काफी खासियत बड़ी मेन मानी जाती है, अकाल जब पड़ता था, अकाल मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको इमरजेंसी लगती थी, उस समय भी कितनों भी कोई भी दुकानदार 1 भी पाई का रेट नहीं बढ़ा सकता था। अलाउद्दीन खिलजी की यही व्यवस्था उसको काफी आगे तक ले गई और लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी का शासन खत्म हुआ, फिर ये लोगों ने, मतलब जो व्यापारी लोग थे उन लोग काफी नुकसान होता था, और आम जनता के लिए फायदा था, गरीब लोगों के लिए। लेकिन हमेशा किसका राज चलता है? अमीर लोगों का। अलाउद्दीन खिलजी का इसलिए जाते ही इसको खत्म कर दिया गया। इसके में एक चीज और आती है इसके बाद, उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो है, ये सबसे चीज ये भी बहुत फेमस हुई। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी सुल्तान हुए या जितने भी राजा हुए, उनका क्या काम था? जो सैनिक होते थे, सिपाही होते थे, उनको कभी भी नकद वेतन नहीं दिया जाता था, मतलब अपनी मनमानी से दे देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सभी सैनिकों का, जिस तरह सरकार देती, गवर्नमेंट देती है, एक फिक्स सैलरी मिलती है, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स सैलरी की, सभी का नकद वेतन देना चालू कर दिया। हर महीने सैलरी उनको दी जाती थी। क्या? नगद वेतन देना चालू किया। ये सब पॉइंट बहुत ही मेन है, नगद वेतन। इसको आप नोट करते रहिए, ठीक। इसको आप किसी जगह नोट करते रहिए, आपको बहुत ही काम देगा। कोई भी आपको कंपटीशन निकालना हो तो बहुत ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। नगद वेतन प्लस घोड़ों को दागने की व्यवस्था, घोड़ों को दागने की व्यवस्था, घोड़ों को दागने की व्यवस्था चालू हुई। मतलब क्या था
जितने भी उसके सिपाही के घोड़े होते थे उस पर एक मोहर लगाई जाती थी, दागी जाती थी, जिससे उच्च क्वालिटी के, जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े होते थे वही यूज किए जाते थे। और जो खराब क्वालिटी, मतलब जिनकी स्पीड वगैरह नहीं से होती थी, वो क्या उनका काम होता, उनको खच्चर की तरह यूज किया जाता था। तो जो घोड़े दागे जाते थे वही सैनिक यूज कर सकते थे, अगर दूसरा घोड़ा लाने चाहें तो नहीं ला सकते थे। और इसका एक काम था, ये जो है नगद वेतन हो गया, इसको घोड़े दागने की व्यवस्था हो गई। इन्होंने जो है पैमाइश कराई, मतलब भूमि की पैमाइश कराई, उस पर उसके बाद लगान निर्धारित किया। लगान जो होता था, उससे पहले जितने सुल्तान होते थे वो अंधाधुंध जिस हिसाब से मन चाहे किसानों से वसूली कर लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, भूमि कर फिक्स कर दिया। जितनी उनकी उपज पैदा होती थी उसका आधा हिस्सा सरकार को देना होता था और आधा अपना रखें, मतलब फिक्स कर दिया। उससे पहले ऐसा नहीं था, बादशाह लोग क्या करते थे, 3 हिस्सा ले लेते, कभी कभी पूरा पूरा ले लेते थे, इसीलिए बहुत दिक्कत होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पैमाइश चालू की। ये भी पूछता है, पैमाइश किसने चालू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की। और जो लगान उसका था, उपज का आधा, मतलब जितनी पैदा होगी, अगर 100 किलो फसल पैदा हुई तो 50 किलो सरकार को देनी होगी, और वो भी सरकार के जो क्या बोलते हैं उसको स्टोरेज था उसमें रखा रहता था। अकाल के समय लोगों को मुफ्त में बांटा जाता था, ऐसा नहीं वो पैसे से, सरकार को सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं अब लोग कहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी 50 किलो अपने पास रख लेता था। वो क्या करता था, उसको खाता था क्या, उसको रखे रहता था वो, और जरूरत पड़ने पे लोगों को दान करता था। जो किसान नहीं थे, जिनके पास जमीन कम थी, उसको बांटता था। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसा सुल्तान था जिसने मंगोलों से सामना किया। मंगोलों से कोई सामना नहीं कर सकता था। मंगोल को आप लोग हल्के मत लीजिए, वो बहुत ही खतरनाक लोग थे। उनका जो नेता था सबसे बड़ा, चंगेज खान, जो कि मंगोलिया था, उसने ही मंगोल सल्तनत को चालू किया था। और उसके बेटे जो थे हलाकू खान हो गए, और क्या बोलते हैं, हलाकू खान है, बैरम खान, सब लोग मतलब बहुत खतरनाक थे। हलाकू खान हालांकि बाद में सुधर गया था। तो जहाँ भी ये लोग हमला करते थे वहाँ पर भेड़ बकरी तक को नहीं छोड़ते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा बादशाह था जिसने मंगोलों का भी सामना डट कर किया और भारत को बचाया। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।